ताइवान और चीन में युद्ध की आशंका बढ़ गई है और ऐसे में ताइवान ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। और वहीं ताइवान की तीनों सेनाएं इन दिनों वॉर एक्सरसाइज में लगातार जुटी हुई हैं, क्योंकि चाइनीज नव वर्ष पर दोनों देशों में युद्ध का खतरा काफी बढ़ गया है। जमीन पर अभ्यास, समंदर में एक्सरसाइज, आसमान में एक्शन। चीन को करारा जवाब देने के लिए ताइवान की सेना तैयार है। इसके लिए एक बार फिर ताइवान की फौज युद्ध अभ्यास में जुटी है। काहोशियोंग इलाके में बम, बारूद और बंदूक की धमक लगातार सुनाई दे रही है। वॉर एक्सरसाइज में शामिल ताइवान के जवानों ने एंटी टैंक रॉकेट से वार किया तो टारगेट पल भर में तबाह हो गया। इसके बाद हथियारबंद सैनिकों ने गोलियों की बौछार करते हुए अपनी ताकत दिखाई। इमारत की तलाश के अभ्यास के दौरान ताइवान के सैनिकों ने ग्रेनेड भी दागे। युद्ध अभ्यास में आधुनिक हथियारों से लैस एम्फीबियस वाहनों से टारगेट को नस्तो नाबूद किया। Today our exercise demonstration is a real battlefield simulation in live fire. It's a kind of a combination exercise, including air, ground and sea. वॉर एक्सरसाइज में ताइवान की सेना ने मिलिट्री ड्रोन भी लॉन्च किए। अगर चीन की आर्मी ने समंदर के रास्ते स्पीड बोट पर सवार होकर वार किया तो पलटवार कैसा होगा, उसकी तैयारी भी ताइवान की सेना ने पुख्ता की। In order to be closer to the situation and the environment of the real battlefield, all the concept of the exercise is based on the doctrine that is everywhere is battlefield and we ought to train in any time. वॉर का अलार्म बजते ही कैसे एम्फीबियस टैंकों और हेलीकॉप्टरों को टारगेट तक पहुंचाना है, ताइवान की फोर्स इसमें भी महारत हासिल कर चुकी है। इससे एक दिन में ही मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने ताइवान के हसीचू एयरबेस से उड़ान भरी तो इसकी गूंज चीन तक सुनाई दी। The training and the exercise for today, our purpose is tell our countrymen we are ready. We have fully prepared to conquer any challenge before the Chinese New Year. इसके साथ ही काहोशियोंग आर्मी बेस पर CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टरों ने भी अपनी ताकत दिखाई। लाल टोपी वाले ये कथित घुसपैठिए जैसे ही नजर आए, ताइवान की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें उन पर टूट पड़ी। इस दौरान आसमान में AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर भी उड़ते दिखे और फिर इस तरह से ताइवान के जवानों ने इन कथित घुसपैठियों को ढेर कर दिया। रूस ने यूक्रेन के 5वें प्रांत पर कब्जे की लड़ाई अब और तेज कर दी है। बखमुत प्रांत के सोलेदार शहर पर कब्जे का दावा करने के बाद रूस की फौज आगे बढ़ रही है। और इस बीच अमेरिकी सैटेलाइट्स कंपनी मैक्सैट टेक्नोलॉजीज के ने सोलेदार शहर की कुछ सैटेलाइट से तस्वीरें भी यहां पर जारी की, जो देखकर ये पता चलता है कि हंसते खेलते इस शहर को किस तरह से रूस ने कंक्रीट का कब्रिस्तान बना दिया है। यहाँ के खेत ना खेती के लायक बचे हैं, ना नमक खनन के इलाकों से अब नमक निकालने की कोई उम्मीद बची नहीं है। ये रिपोर्ट आपकी। बर्बाद इमारतें, खेतों में गड्ढे, नमक खनन क्षेत्र तबाह। यूक्रेन रूस की जंग का नया मोर्चा बना है। यूक्रेन का बखमुत प्रांत, जहां का जर्रा जर्रा बम के धमाकों, मिसाइलों की मार और रॉकेट की विनाशकारी रफ्तार से सहमा हुआ है।
इस बीच बखमुत का हंसता खेलता सोलेदार शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। हाल ही में जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों से रूस के भयानक हमले में सोलेदार बुरी तरह झुलसा हुआ नजर आया। अमेरिकी सैटेलाइट्स कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजीज ने बुधवार को बखमुत के सोलेदार शहर की ताजा तस्वीरें जारी की, जिसमें पूर्वी बखमुत प्रांत की बर्बादी दुनिया के सामने आई। तस्वीर नंबर 1, बखमुत प्रांत में खेतों में बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। ये गड्ढे बम और मिसाइलों की धमाके से बने। अब इन खेतों को खेती के लायक बनाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तस्वीर नंबर 2, सोलेदार में रूस की मिसाइलों के हमले में कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है। अब ये इमारतें इंसानों के रहने के लायक नहीं बची। रूस हमेशा से ये दावा करता आ रहा है कि वो आम लोगों को निशाना नहीं बना रहा है, लेकिन रिहायशी इलाकों की बर्बादी रूस के दावों की पोल खोलती है। तस्वीर नंबर 3, सोलेदार शहर अब तक जंग के 11 महीनों में बचा हुआ था, जो पूरी तरह उजड़ चुका है। रूस के हमले में शहर की उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। सोलेदार शहर नमक खनन के लिए जाना जाता है, लेकिन रूस ने शहर पर जेट, मोर्टार और रॉकेट से हमले कर तहस नहस कर दिया। सोलेदार शहर पर रूस के वैगनर ग्रुप के विनाशकारी हमले के बाद रूस ने शहर पर कब्जे का दावा किया है, जबकि ज़ेलेंस्की का दावा है कि बखमुत में उनके जवान डटकर रूस की फौज पर पलटवार कर रहे हैं। सोलेदार के साथ साथ अगर बखमुत प्रांत पर रूस का कब्जा हो जाता है तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ये यूक्रेन का 5वां प्रांत होगा जिस पर रूस कब्जा करने के करीब पहुंच चुका है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लापरवाह लोग जरा भी बर्दाश्त नहीं है। खासतौर पर अपने डिप्टी पीएम की लापरवाही पर उन्होंने भरी मीटिंग में उन्हें जमकर फटकार लगाई और टॉप कमांडर का डिमोशन कर दिया गया। डिप्टी पीएम पर व्लादिमीर पुतिन इतना भड़क गए कि उन्हें फटकार लगाई और फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि मूर्ख बनना बंद करो। यूक्रेन युद्ध 11 महीने बाद भी बेनतीजा है। पुतिन पर युद्ध जीतने का बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन अभी तक रूस युद्ध में किसी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पाया है और जैसे जैसे यूक्रेन युद्ध में पलटवार कर रहा है, पुतिन का पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन में 11 महीने तक खिंची जंग से गुस्से में है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। जंग की वजह से बिगड़ रहे आर्थिक हालात से बौखलाए हुए हैं पुतिन और पश्चिमी देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बेचैन है पुतिन। ज़ेलेंस्की की फौज को 11 महीने बाद भी कुचलने में नाकाम पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ऐसे में पुतिन का गुस्सा, पुतिन की खींच और पुतिन का फ्रस्ट्रेशन उनके अपने अधिकारियों और मंत्रियों पर उतर रहा है। ऐसे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में पुतिन ने सार्वजनिक रूप से डिप्टी पीएम डेनिस मंटुरोव को जमकर लताड़ लगाई और खूब खरी खोटी सुनाई। दरअसल डेनिस मंटुरोव को पुतिन ने सैन्य और नागरिक विमानों की खरीद का टास्क दिया था। इस डील को डेनिस वक्त रहते पूरा नहीं कर पाए, जिससे पुतिन का गुस्सा भड़क गया। युद्ध में लगातार रूस को हो रहे भारी नुकसान के साथ अपने मंत्री की ऐसी लापरवाही रूस के जंगी रणनीति को नाकाम साबित कर सकती है। ये बात पुतिन अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए उन्होंने डिप्टी पीएम डेनिस मंटुरोव की लापरवाही पर उन्हें नहीं बख्शा और वर्चुअल मीटिंग के दौरान ही खूब फटकार लगाई। पुतिन ने अपने डिप्टी पीएम को क्या कहा, ये आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले डिप्टी पीएम डेनिस मंटुरोव की वो दलीलें सुन लीजिए जो वो पुतिन के सामने मीटिंग में रख रहे थे। Как я доложил, по Министерству обороны и по гражданской линии, и ГТЛК, и другие лизинговые компании, это в части вертолетов, а по самолетам у нас все сверстано, это с учетом
тех испытаний, сертификации, как я доложил, по Министерству обороны и по гражданской линии. И ГТЛК, и другие лизинговые компании. Валентинович, да. Денис Валентинович, у вас сверстано, но контрактов нет. Ну что я же вам говорю, ну давайте я вам сейчас после закончим совещание, чем мы с вами пикироваться будем? Чего вы мне ответите? Я знаю, что контрактов нет на предприятиях, мне директора сказали. Ну чего вы в самом деле дурака-то валяете? Контракты когда будут? Я вот о чем говорю. Ну нет, директора предприятия говорят, нет контрактов. А у вас все сверстано, ну... डिप्टी सीएम पर पुतिन का गुस्सा इस वजह से भी था क्योंकि जंग के बीच नए साल की छुट्टी मनाने वो तुर्की गए थे, जबकि तुर्की एक नाटो देश है जो यूक्रेन को लगातार आर्म सप्लाई कर रहा है। ऐसे में पुतिन ने जंग के दौरान डिप्टी सीएम का तुर्की दौरा बेहद गैर जिम्मेदाराना मानते हुए उन्हें फटकार लगाई। डिप्टी पीएम को फटकार लगाने का काम पुतिन बंद कमरे में भी कर सकते थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि दूसरे मंत्रियों और अधिकारियों को सबक मिले और वो मुस्तैद होकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ताकत में इजाफा बहुत ज्यादा होने वाला है और पोलैंड से यूक्रेन को लेपर्ड टैंक मिलने वाला है। इसके साथ ही जानकारी यह है कि पहली खेप में यूक्रेन को 14 लेपर्ड टैंक मिलेंगे। पोलैंड के ऑफर के बाद ज़ेलेंस्की ने पोलैंड की सरकार को धन्यवाद दिया है। कीव को मिला नया पहरेदार। ज़ेलेंस्की के हाथ नई किलर मशीन। युद्ध में पलटने वाली है बाजी। युद्ध के मैदान में डटे रूस और यूक्रेन के टैंक ने सब धुआं-धुआं कर दिया। यूक्रेन के टी सीरीज टैंक ने जंग के मैदान में रूस की सेना पर कहर ढा दिया। तो रूस के अपग्रेडेड टी सीरीज के टैंक ने ज़ेलेंस्की की सेना की नाक में दम कर दिया। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले दावा सामने आया था कि रूस के पास 12,240 टैंकों का जखीरा है, जबकि इसके मुकाबले यूक्रेन के पास सिर्फ 2,596 टैंक ही हैं। लेकिन 2,500 टैंक के साथ ही यूक्रेन की सेना युद्ध के मैदान में कूद पड़ी। यूक्रेन की युद्ध नीति और उनके जवानों के हौसलों ने युद्ध में ऐसा पासा फेंका कि पुतिन की सेना बेदम होने लगी। युद्ध के शुरुआती दिनों में पुतिन की सेना ने कीव को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध के दिन बीते तो जंग के मैदान से चौंकाने वाला दावा सामने आया। युद्ध के मोर्चे से यह बहुत बड़ा दावा था। बताया गया कि हथियारों की लड़ाई में यूक्रेन को जितना नुकसान हुआ है उससे कहीं ज्यादा रूस के हथियार तबाह हुए। दावा किया गया कि जंग में यूक्रेन के 2600 हथियार तबाह हुए, जबकि इससे कहीं ज्यादा करीब 8500 हथियार रूस के युद्ध में बर्बाद हो गए। जंग के मोर्चे पर पुतिन की सेना की यह बहुत बड़ी हार थी। इसके पीछे वजह सामने आई कि यूक्रेन युद्ध के मैदान में अकेला नहीं था। अमेरिका और नेटो देश की ताकत की बदौलत यूक्रेन की सेना ने पूरे युद्ध की तस्वीर बदल दी। अब पोलैंड ने युद्ध में यूक्रेन को नई मदद भेजने का फैसला किया है।
पोलैंड यूक्रेन में लेपर्ड टैंक की पूरी कंपनी भेजने वाला है। इस कंपनी में लेपर्ड के 14 टैंक यूक्रेन पहुंचेंगे। लेपर्ड टैंक की दुनिया के बेहतरीन टैंकों में गिनती होती है। पोलैंड से मिले सुरक्षा कवच से जेलेंस्की का जोश एक बार फिर हाई हो गया है। उन्होंने युद्ध के मोड़ पर डटे यूक्रेन की सेना की तरफ से पोलैंड का धन्यवाद दिया है। Україні танків. Я дякую за це. Дякую президенту Дуді, уряду Польщі, усім нашим польським друзям. Литва передає нашій державі зенітні системи, ту зброю, якою ми потребуємо для захисту від іранських дронів, для захисту нашої енергетики. Дякую Гітаносу за цей черговий прояв незмінної і принципової підтримки України, яка почала ще до 24 лютого і триватиме до нашої перемоги. यानी नेटो देशों से मिल रही मदद ने यूक्रेन की ताकत को फिर चार चांद लगा दिया है। और ये एक संदेश भी है नेटो देशों का कि वो युद्ध में यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ने वाला है। Międzynarodowej podjęliśmy decyzję o włożeniu pierwszego pakietu czołgowego kompanii czołgów Leopard, która mam nadzieję w szeregu z innymi kompaniami czołgów, także Leopard i innych, które zostaną tutaj przez inne państwa złożone, popłynie w niedługim czasie różnymi drogami na Ukrainę i będzie mogła wzmocnić obronę Ukrainy. Taka decyzja w Polsce już jest. मतलब ये युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन का नहीं है, ये युद्ध कई महाशक्तियों के टकराव का है, जिसका परिणाम घातक होने वाला है। नेटो देशों से मिल रही मदद से यूक्रेनी सेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। और अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन को मिलने वाले लेपर्ड टैंक की ताकत आखिर क्या है। लेपर्ड टैंक की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक टैंकों में होती है। जर्मनी ने पहले लेपर्ड 1 टैंक बनाया, जिसे बाद में अपग्रेड करके लेपर्ड टैंक 2 बना दिया गया। और वहीं लेपर्ड 2 टैंक बनाने के लिए जर्मनी ने अमेरिका की मदद ली। लेपर्ड 2 टैंक को जर्मनी की थल सेना के लिए 1970 में बनाया गया था। लेपर्ड 2 टैंक जर्मनी की सेना में साल 1989 में शामिल हुआ था। और बखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच जोरदार लड़ाई का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दो देशों की सेनाओं के बीच आमने सामने की जंग दिखी। हालांकि रूस के वैगनर ग्रुप ने बखमुत के सोलेदार शहर पर कब्जे का दावा किया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसमें दो देशों की फौज आमने सामने की लड़ाई लड़ती दिखी। और इस वीडियो में बखमुत से बर्बादी की तस्वीरें भी साफ दिखाई दी। जम्मू कश्मीर के बर्फीले तूफान का कहर देखने को मिला है। बर्फीले तूफान की चपेट में आने से एक की मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग इस दौरान लापता भी बताए जा रहे हैं। ये बर्फीला तूफान गांदरबल जिले के बालटाल में आया था। तो सोनमर्ग में ये बर्फीला तूफान आया है। बर्फीले तूफान का वीडियो भी बाकायदा सामने आया। ये तस्वीर आप देखिए सोनमर्ग में जिस तरीके से लगातार बर्फबारी हो रही है, ऐसे में बर्फीला तूफान वहां पर आया। बर्फीले तूफान की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। कैमरे में कैद हुआ बर्फीले तूफान का खौफनाक मंजर। सोनमर्ग में बर्फीला तूफान देख सहम गए लोग। बर्फीले तूफान का ये डरा देने वाला वीडियो सामने आया सोनमर्ग के बालटाल इलाके से। वीडियो देखकर ऐसा लगा जैसे विस्फोट के बाद बर्फ के छोटे छोटे कण हवा में छा गए। ये वीडियो इतना खतरनाक था कि जिसने भी इसे देखा उसके होश उड़ गए। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। राहत की बात यह है कि इसकी वजह से ना तो कोई नुकसान हुआ और ना ही किसी की जान गई। इस इलाके में बर्फीले तूफान आते रहते हैं और इस बार जो तस्वीर सामने आई वो डराने वाली है। तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से भारी बर्फबारी हुई है, जानकारी आप तक पहुंचा दे, उससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। और वहीं हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई, जिससे तापमान तो गिर गया, लेकिन वहां लोगों की मुसीबत पड़ गई। हर तरफ बर्फ की चादर और ठंड इतनी कि खून जमा दे। ठंड से ठिठुर रहे लोगों पर कुदरत की दोहरी मार पड़ी है। एक तो तापमान लगातार गिर रहा है और ऊपर से बर्फ की सफेद छत। ये तस्वीरें हिमाचल के नारकंडा की हैं, जहां भारी बर्फबारी हुई है। देखिए, पहाड़ से लेकर सड़क तक हर जगह बर्फ की चादर से ढक चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में भारी बर्फबारी हुई है। कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति और काजा में भी हिमपात हुआ।
मनाली के अटल टनल, रोहतांग समेत प्रदेश की अन्य ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हुई। इसके अलावा चंबा के भरमौर, चुराह और किन्नौर की चोटियों पर भी हिमपात हुआ। भीषण बर्फबारी से पूरा हिमाचल प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। बर्फबारी की वजह से हिमाचल में 8 जगहों पर पारा माइनस में पहुंच गया। वहीं धर्मशाला में इन दिनों बड़ी तादाद में पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ बाजार गुलजार हैं और पर्यटक यहाँ स्नोफॉल का इंतजार कर रहे हैं। वेदर तो बहुत अच्छा है। चैलेंजेस ये कि थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ पे आके ड्राइनेस हो रही है। मुझे हमें था कि हम स्नोफॉल के वेदर प्रेडिक्शन थी कि स्नोफॉल होगा, बट स्नोफॉल हुआ नहीं, थोड़ा डिलेड है, तो थोड़ा मायूसी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बर्फबारी हुई। ये वीडियो अटल टनल के पास का है, जहां चारों तरफ बर्फ की परत नजर आई। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से सोलंग नाला के आगे गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है, उससे वहां पहुंचे पर्यटक तो खुश हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। और उत्तराखंड की घाटियां भी इन दिनों बर्फ से गुलजार हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। तो वहीं औली में बर्फ की सफेद चादर कुछ इस तरह से बिछी नजर आई। बर्फ से गुलजार हुई उत्तराखंड की घाटियां। केदारनाथ, बद्रीधाम में सीजन की पहली बर्फबारी। औली में बिछी बर्फ की सफेद चादर। इस सीजन में उत्तराखंड की घाटियां भी बर्फबारी से गुलजार हो चुकी हैं। बर्फ की फुहारों के बीच केदारनाथ से आई ये तस्वीर यहां की कहानी बताने के लिए काफी है। केदारनाथ धाम में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। मंदिर के आसपास का पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। गंगोत्री धाम से आई इन तस्वीरों को देखिए। मां गंगा के मंदिर के आसपास पूरे इलाके में बर्फ ही बर्फ नजर आई। मंदिर के आसपास मौजूद कैंप, दीवारों और भवन की छतें बर्फ से लद गईं। वहीं पहाड़ों पर भी बर्फ की परत देखने को मिली। इस बर्फबारी ने औली को भी विंटर गेम्स के लिए तैयार कर दिया है। औली से जो तस्वीरें सामने आईं, वो कुदरत की खूबसूरती की कहानी बयां कर रही हैं। यहाँ भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई और यहाँ की पूरी वादी सफेद चादर से ढक गई। रास्ते, घर, हर जगह बर्फ की परत जमी दिखी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए 14 जनवरी तक अलर्ट जारी किया है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया। और कश्मीर के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी की वजह से चारों तरफ देखिए किस तरह से बर्फ की सफेद मोटी परत जम चुकी है और कई रास्ते इसकी वजह से बंद भी हो गए हैं, जिससे सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर के कई इलाकों में जमकर हुई बर्फबारी। हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। बर्फ से बंद हुए रास्ते, लोगों की बड़ी मुसीबत। बर्फबारी के बाद की तस्वीरें सामने आई उत्तरी कश्मीर के गुरेज इलाके से। यह इलाका बॉर्डर के पास यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद करीब है। यहाँ इतनी बर्फ गिरी कि हर तरफ 2 फीट मोटी परत जम गई। यहाँ सभी मकान और पेड़ बर्फ से ढके नजर आए। बर्फबारी की वजह से ये इलाका 2 से 3 महीने तक देश और दुनिया से कटा रहता है। इस इलाके में जहाँ तक कैमरे की नजर गई, सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। कई रास्ते बंद हो गए, जिससे लोगों को आवाजाही में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गुरेज में चारों तरफ बर्फ का ही साम्राज्य नजर आया। कारगिल से आए इस वीडियो पर गौर फरमाइए। यहाँ इतनी बर्फ गिरी कि पूरा रास्ता भी फिसलन भरा हो गया और इस रास्ते पर खड़ी कार बेकाबू हो गई। ये गाड़ी अपने आप फिसलकर नीचे की तरफ जाती दिखाई दी। जिस तरह से ये गाड़ी इस रास्ते पर फिसली, यहाँ की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो इस रास्ते पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सोनमर्ग में बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। यहाँ भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। गाड़ियां, मकान, सड़क सब बर्फ से ढके नजर आए। अब इस पेड़ को ही देख लीजिए, इसकी डालियां भी बर्फ से लदी हुई हैं। कश्मीर में जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है, उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। वहां बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, तो मैदानी इलाकों में शीतलहर ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। और अब बड़ी खबर लेंगे जोशीमठ से, जहां होटल को गिराने का काम शुरू हो चुका है।
और यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। जोशीमठ आपदा को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। इसके साथ ही आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोशीमठ के हालात को लेकर ये बैठक बुलाई थी। मीटिंग में नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के बड़े अधिकारी शामिल हुए। मंत्रियों और अधिकारियों के बीच जोशीमठ आपदा को लेकर मंत्रणा भी हुई, चर्चा भी हुई, किस तरह से इससे निपटा जा सकता है, उसकी तैयारियों को लेकर यह बैठक बेहद खास रही। तो राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी लगातार जोशीमठ में जिस तरीके से जो आपदा आई है, भू धसाव की जो प्रक्रिया लगातार वहां पर चल रही है, उसको लेकर पूरी नजर अपनी बनाई हुई है। और प्रियंका इस वक्त जोशीमठ में मौजूद है। प्रियंका, क्या कुछ ताजा तस्वीरें वहां से? जी बिल्कुल, देखिए जोशीमठ में डिमोलिशन का काम जो है वो शुरू हो गया। देखिए इस तरीके के ये जो 2 वाटर टैंक्स हैं, इनको एसडीआरएफ की टीम जो है ऊपर से नीचे ला रही है। आप देखें मलारी इनके ऊपर अभी भी आपको लोग जो है वो नजर आएंगे। अनलोडिंग का काम हो रहा है, साथ साथ क्लीनिंग का काम भी हो रहा है। आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हाइड्रा क्रेन से जो क्लीनिंग है वो की जा रही है। सीधी तस्वीरें देखें आप कि यहाँ पर बैरिकेड करके पूरे रास्ते को भले ही रोक दिया गया है, लेकिन यहाँ से जो एक बिजली का पोल था उसको हटाया गया है। और उसके साथ साथ अब छतों की अनलोडिंग का काम जो है वो लगातार जारी है। पानी के टैंक को खाली करके उन्हें नीचे की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। और यहाँ आप देखें कि जो खंबा है उसको नीचे किया गया और उसे काटा जा रहा है। इसको खंबे को क्रेन की मदद से उखाड़ फेंका गया है, लेकिन इसको अब काटा जा रहा है ताकि इसको उठाकर यहाँ से शिफ्ट किया जा सके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की मौजूदगी भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। इस माउंट व्यू के पीछे जो होटल मलारी इन है उसकी छतों पर एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं जो अनलोडिंग के काम में लग गए। यानी कि दूसरा प्रोसेस, पहला पेरिफेरल क्लीनिंग जो आसपास के इलाकों को क्लीन किया जाता है, और उसके बाद अनलोडिंग का प्रोसेस जो होता है जिससे कि भार बिल्डिंग पे कम हो। जब इसको डिसमेंटल किए जाए और जब इसको डिमोलिश किया जाए तो ये भार कम हो, तो ये कोशिशें की जा रही है। तो अभी इसके पीछे वाला होटल मलारी इनसे वाटर टैंक्स निकाले जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको वाटर टैंक्स की तस्वीरें दिखाई कि इनको उखाड़ के उनके वहां से निकालकर इन जगहों पर लेकर आया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और यही प्रोसेस जो है इसके साथ वाले होटल माउंट व्यू में भी की जाएगी। साफ तौर पर सीबीआरआई की तरफ से कहा गया है कि इन दोनों होटल का डिमोलिशन साथ साथ ही करना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर झुकी हुई हैं। ये तस्वीरें हम कई बार दिखा चुके हैं और यही कारण है कि इन दोनों बिल्डिंगों को सबसे पहले चिन्हित किया गया है डिमोलिश करने के लिए, डिसमेंटल करने के लिए। देखिए वाटर का एक और टैंक जो है नीचे आ गया, पानी की टंकी एक और नीचे आ गई है और अब इसे जो रस्सियां हैं उससे हटाया जा रहा है। और ये एसडीआरएफ के लोग, उनके साथ कई लेबर्स मौजूद हैं, वो तमाम लोग जो है अब इस टैंक को भी यहाँ से हटाएंगे। यानी कि बड़ा होटल था, 5-6 फ्लोर का ये पूरा होटल, जिसके लिए जितनी कैपेसिटी उसके हिसाब से उतने वाटर टैंक्स वहाँ रहे होंगे। उन पानी की टंकियों को खाली किया जा रहा है। अनलोडिंग की जो प्रोसेस है फिलहाल चल रही है। आप देखें कि लोग जो है वो उठाकर इसको लेकर आ रहे हैं, वहां से दूर किया जा रहा है ताकि जब तोड़ना शुरू किया जाए, हालांकि बताया जा रहा है कि बिल्कुल मैनुअल डिमोलिशन होगा, यानी कि हथौड़े चने के प्रयोग से तोड़ा जाएगा, लेकिन उसके लिए भी कोई लोडिंग ना रहे, कोई लोड इस प्रॉपर्टी के ऊपर ना रहे, क्योंकि भार ही एक कारण है कि पीछे की तरफ जो बिल्डिंग, ये वाली होटल माउंट व्यू जो है पीछे की तरफ खिसक गई है, जो होटल मलारी इन है वो अपनी दाई तरफ खिसक गया है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर डिमोलिशन की प्रोसेस में अब अनलोडिंग का काम, यानी कि भार कम करने का काम किया जा रहा है। लगातार एक के बाद एक ये पानी की टंकियां लेकर आए जा रहे हैं ताकि डिमोलिशन की असली प्रोसेस को छत से जो तोड़ना शुरू किया जाएगा इन दोनों होटल को। ठीक है प्रियंका, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और जोशीमठ आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित लोगों को भरोसा दिलाया है कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। प्रभावित लोगों के साथ पूरी तरह न्याय किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज अफसरों के साथ बैठक की और इससे पहले आज उन्होंने नरसिंह मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। मुख्यमंत्री फुल एक्शन में है। प्रधानमंत्री की पूरी नजर है। मदद में जुटा है पूरा सिस्टम। दरारों से जंग का पुख्ता प्लान तैयार है। दरारों की दहशत से हर जिंदगी को बचाना है।
एक तरफ जोशीमठ में लोग दरारों की दहशत के साए में हैं, तो वहीं पूरा प्रशासनिक अमला ढाल बनकर पीड़ितों के साथ खड़ा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड पर पहुंचकर पीड़ितों की मदद करते दिखे। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ के नरसिंह मंदिर पहुंचे, भगवान के सामने इस संकट से उबारने की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने जो प्रार्थना की है, भगवान नरसिंह जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे जोशीमठ शहर पर कृपा करेंगे, और जो ये आपदा आई है, ये आपदा ठीक हो जाएगी, शांत हो जाएगी, और सभी को विश्वास करना चाहिए कि हमारा जोशीमठ शहर बचेगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जगह जगह तमाम प्रकार से इस प्रकार की बातें आई हैं कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, जोशीमठ शहर खतरे में है, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हम इस सब से उभरेंगे, मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ। जोशीमठ के चप्पे चप्पे पर राहत पहुंचाई जा रही है, हर एक जिंदगी पर प्रशासन की नजर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जोशीमठ में हो रहे हर एक्शन पर नजर बनाए हुए हैं और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, उस रास्ते को हम लोग अख्तियार करेंगे, यहाँ के लोगों की सहायता करेंगे। इस समय में हम हर तरीके से जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हैं, पूरी सरकार खड़ी है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हम सबको पूरा हर तरीके से सहयोग का उन्होंने भरोसा दिया है। जोशीमठ में आए इस संकट के बाद से ही सरकार फुल एक्शन में है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कवायदें की जाने लगी हैं। राहत शिविरों को बनाकर उसमें लोगों को शिफ्ट किया जाने लगा है और जर्जर मकानों को चिन्हित करके उन्हें फौरन खाली कराने की कोशिशें भी तेज कर दी गई। टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, वो अपना आकलन कर रही हैं। एनडीएमए की टीम भी यहाँ पर काम कर रही है, अनेकों जो हमारे वैज्ञानिक हैं वह भी काम कर रहे हैं। उसके आधार पर जल्दी सबका आकलन करके जल्दी यहाँ के लोगों को। उत्तराखंड की सरकार का पूरा सिस्टम इस समय जोशीमठ के हालात पर नजर बनाए हुए है। दरारों की मार झेल रहे पीड़ितों को पूरी मदद का भरोसा दिया जा रहा है। राहत शिविरों में जाकर मुख्यमंत्री लोगों से मिल रहे हैं। इस दौरान ये भी साफ कर दिया गया कि जोशीमठ में किसी के भी घर को गिराने का कोई आदेश नहीं दिया गया है, बल्कि 2 होटल को गिराने पर सरकार ने अब तक विचार किया है। जोशीमठ में अब तक 723 से ज्यादा घरों में दरार आ चुकी है, जिसमें से कई घरों को खाली कराया जा चुका है। वहीं 130 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है। जोशीमठ में बनाए गए राहत शिविर में परिवारों को ठहराया गया है। जोशीमठ को कैसे बचाना है, यहाँ किसी का कोई नुकसान ना हो सके, इसके लिए धामी सरकार तो जुटी ही है, साथ ही केंद्र सरकार भी हालात पर नजर बनाए हुए है।